अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? बच्चे बोलते भी नील नील आर्मस्ट्रांग बोल रहे हैं बहुत। तो अच्छा, जिन लोगों को नहीं ठीक से सुनाई दे रहा क्योंकि ऑडियो अच्छी क्वालिटी की नहीं है उधर, तो पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष में ट्रैवल करने वाला कौन सा पहला व्यक्ति था, तो सारे बच्चे यूनानिमसली बोल रहे हैं नील आर्मस्ट्रांग, जो कि चांद पे का गलत पहला है। कदम रखने वाले थे। बट ठीक है, सबसे पहले वो लॉजिकली ये वही, यहाँ से हम वो वाली बात सीख सकते हैं जो याद है आपको, टाइप 1 टाइप 2, जो आपने अभी अभी वीडियो बनाया था कि भाई टाइप 1 टाइप 2 ब्रेन के तुरंत जो चीज दिमाग में आती है उससे रिलेटेड आदमी वो बोल देता है। तो बच्चों ने वो बोल दिया नील आर्मस्ट्रांग जो है क्योंकि यूरी ज्यादा गागारिन। ज्यादा पब्लिसाइज वो किया गया था, क्योंकि वो टेलीवाइज किया गया था ना। जो हम्म। हमारे बाप दादा को याद है वो चीज, क्योंकि वो सबसे टेलीविजन पर पहले आया वो था। जीके का बच्चों का सबसे टॉप क्वेश्चंस में से आता है कि हम्म। चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति अब यूरी भारत यूरी की तरफ गागरिन से का कौन नाम था? किसको याद होगा? यूरी गागरिन का नाम भारत की बहुत कम तरफ लोगों को से, याद है। हाँ हाँ, भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा, और मतलब ये हमेशा टिपिकल जीके के जो सवाल हुआ करते थे। बट ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम हाँ, मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। एक बहुत एक प्राउडली जो बोला इम्पोर्टेंट उन्होंने। बात होती है ना वो, बहुत प्राउडली बोला और पूरा सर्कुलर कैमरा चला के बोला है। अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। ठीक है, खैर, हनुमान जी थे एक, तो पूरा हम बहुत अपने अच्छी बात। हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हमें लाभ मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपके पीछे एग्जीबिशन बहुत अच्छी बनी है। जिन विद्यार्थियों ने एग्जीबिशन को बनाया उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, मैं आराम से 2 मिनट बैठ करके इस पे डिस्कशन करेंगे। पहला पर पहला जो हाँ, मतला है, बोलो बोलो आप। हाँ, पहला मतला कि अगर आप देखें ना कि इंडिया के अंदर में कितना ज़्यादा ये है कि डिग्री जो दी जाती है उसमें नेता लोग कितने आते हैं। आप समझें कि कितना मतलब वो नेता 8वीं पास करके इधर पीएचडीज़ की डिग्री अवॉर्ड करने के लिए आ रहा है। और जो और वो मतलब प्राउडली, क्योंकि सिस्टम इस तरीके का बना हुआ है ना, और आप देखें ना कि आए दिन आप देखेंगे तो, क्योंकि जो और ज्यादातर नेता और नेता से रिलेटेड रिश्तेदार ही हैं जिनके कॉलेजेस मिलेंगे, जिनके स्कूल्स मिलेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे जो पारित करने के लिए लाइसेंस जितने भी चाहिए वो आपको सिस्टम के अंदर में से आसानी इस से पे मिल जाते बहुत ही प्यारा किस्सा याद है, मैं आपको बताता हूँ। हैं। प्लीज। जब हम लोग लैब में थे, पीएचडी कर रहे थे या पोस्ट डॉक, उसके बाद भी पीएचडी मतलब जब कर रहे थे, तो भारत में भी ऐसे लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं लैब विजिट करने। विदेशों में भी नेता लोग आते हैं लैब विजिट करने। और अधिकतर नेता लोग, चाहे देश में हो या विदेश में हो, उनको साइंस से कोई लेना देना नहीं होता, या तो पढ़े लिखे ही नहीं होते या फिर लेना देना ही नहीं होता। तो उनको समझाना कि साहब गैस क्रोमेटोग्राफी कैसे काम करती है, या फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करती है, जो बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, लैब में जो बीएससी एमएससी कर रहा होगा उसको भी पता होगा। तो उनको वो समझाना कि क्यों हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, इस इक्विपमेंट से क्या होता है, उसमें ज़मीन आसमान ऊपर कर दिए जाते थे, पर उनको समझ में नहीं आते थे। हमेशा ये हमेशा का था, बट वो एक चीज़ ज़रूर देखते थे कि सफाई कितनी है लैब में। लैब में सफाई है कि नहीं है? क्या कर रहे हो तुम लोग? तो वो आई हमेशा डोंट होता था। तो मतलब कि इंडिया में एक ये है ना कि या तो जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो जहां पर भी गरीबी थी वहां पे या तो वो लगा दो, है ना, ढक कि दिया दिखे गया। ना, ढका ढका दो, या फिर जहां भी है 2 दिन के अंदर में सफाई कर दो। तो नेता जब विजिट पे आते हैं या इन्विजिलेटर्स जब विजिट पे आते हैं तो उनको कभी असल असल चीज देखने के लिए कभी मिल ही नहीं सकती, चाह करके भी नहीं मिल सकती। आपके स्कूल्स में अगर आपको याद हो, सबको याद होगा क्या चमकता था स्कूल जब विजिट्स होती हैं, किस लेवल पे कॉपियां बनवा दी जाती हैं। कॉपियां समझ रहे हैं आपकी, केवल और केवल इन्विजिलेशन के लिए कॉपियां बनवा दी जाती हैं। क्या अब इन्विजिलेशन होना है? और क्योंकि अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिग्री अवार्ड वाला और वो मैंने देखना डिस्कस। भी नहीं चाहते ना असली चीज़, वो देखना भी तो नहीं चाहते असली चीज़। हम्म। अच्छा, अगर रैशनल थिंकिंग ही है तो फिर तो आपको बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा ना। कैसे? कि भाई अगर
अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले हनुमान जी थे, तो हनुमान जी तो अपने बचपन तक में बाहर निकले थे। बचपन तक में अगर आपको और बचपन में जब वो बाहर निकले थे, तो जब सूरज को खाने के लिए निकले थे तो इंद्रदेव आए थे, तो इंद्र ने वो मारी थी मतलब कि वज्र मारा था तो हनु अ, तभी हनुमान जो हनुमान मूवी बने। आई है वो साउथ इंडिया वाली अगर आपको याद हो तभी नाम या हनुमान पड़ा ना। हाँ, तो और इसके अलावा बाकी भी मतलब कि पहले से सूर्य भगवान उधर मौजूद ही है ना अंतरिक्ष में। तो हनुमान जी से तो पहले मतलब कि रैशनल थिंकिंग भी अगर लानी है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि अरे पहले से मौजूद है भाई अंतरिक्ष में लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं थे मौजूद अंतरिक्ष के अंदर में। और ये तो हो गया एक एक पार्ट, तीसरा पार्ट नोट्स लिख के लाया हो आप आज। नहीं, 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 ये मैंने अभी उठाया था कि मुझे याद रहे कि मुझे कितनी सारी चीज़ें इस पे इसके ऊपर डिस्कस करनी है। अगला पार्ट आग्रह किया जा रहा है बच्चों से। इसमें 2 पार्ट आते हैं। क्या पढ़ाएँगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी स्कूल्स हम बना रहे हैं, वो स्कूल जितना हो सके इंडिपेंडेंट रहें रिलीजन से, वरना तो वो पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा ना, कि उसको मालूम है कि उसके यहाँ माइनॉरिटी है, लेकिन वहाँ चढ़ कर के स्टेज पे वो बंदा बोल रहा है उनका आर्मी चीफ कि भैया हम तो टू नेशन थ्योरी हैं, वहाँ के संविधान में है कि वो व्यक्ति अगर हिंदू है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वहाँ का उच्च सबसे सर्वोच्च पद नहीं ले सकता। एक रील देख रहा था मैं उसके अंदर में किसी तो पाकिस्तान के बंदे ने ही बनाई हुई होगी और उसके अंदर में वो बोलता है कि चलो आज सब लोग ऐसे लिखेंगे कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो क्या-क्या करता। और उसमें फिर वो एक बच्चा हिंदू होता है उसको खड़ा करता है, कि बताओ तुमने क्या लिखा? बोला मैंने कुछ नहीं लिखा। बोला क्यों? क्योंकि मैं राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता। तो ये बहुत मतलब बेहतरीन मैसेज वो बंदे को 2 रत्ती भर अकल नहीं है इस बात की जो पाकिस्तान में है कि उसके यहाँ भी देश के अंदर में माइनॉरिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं और वो धड़ल्ले से बोल रहा है कि डायरेक्ट कि भई है नहीं मतलब हिंदू हिंदू और मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते और तुम्हारे देश में माइनॉरिटी है और तुम ये वहाँ से खड़े होकर के बोल रहे हो। तो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति उच्च पद पे खड़ा होकर के बोल रहा है, तो पढ़ाओगे क्या? हनुमान जी वाला पढ़ाओगे या कोई और अगर अपने दूसरे किताब से कोई और चीज़ रेफ़रेंस ला कर के दे, तो वो पढ़ाओगे? इसमें एक यही तो मोदी जी का भी हाँ। एक रील है, आपको ध्यान होगा, जिसमें एक वो पूछ रहा होता है, तो कहते हैं मेरा नाम मुसलमान होता है वो, तो कहते हैं जय जगन्नाथ, तो कहता है यस सर, तो कहता है सुना कि नहीं सुना जय जगन्नाथ, अच्छा, याद आ तो गया कहता है यस मोदी जी। सर, जय जगन्नाथ सर। मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। जय जगन्नाथ। सुनाई दिया जय जगन्नाथ। यस सर, जय जगन्नाथ। और दूसरी बात एक और हाँ, ये चीज़ याद आई हाँ। कि ये बोल रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर ध्यान देना चाहिए और ये अपने घर से शुरू नहीं करते हैं। जितने भी नेता होते हैं इंक्लूडिंग अनुराग ठाकुर, इनका खुद किसी के को जो समझ में बेटा है वो विदेश में पढ़ रहा है और अधिकतर नेताओं के बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं। पर ये यहाँ पर बोल रहे हैं आप जो कॉमन लोग हो, गरीब लोग हो, कैटल क्लास हो, वो आप उन्होंने अपनी खुद को सभ्यता भी नहीं पता संस्कृति होगा बना भाई। के रखें। वो बोल रहे हैं कि मैं आग्रह करता हूँ प्रिंसिपल महोदय से कि बच्चों को थोड़ा-सा हमारे इन सब के बारे में पढ़ाएँ। आपको लगता है कि इनको वेद का वी भी पता होगा? अगर ये कुछ नहीं पता उम्मीद कर इनको। रहे हैं कि हमारे वेदों की जानकारी दें, हमारे उसकी जानकारी दें, तो उन एक तो है नहीं ना क्योंकि वो इस इन सब का पार्ट है कि लोगों को उसका क्लेम लेना है, इस चीज़ का क्लेम लेना है, लेकिन वो करना नहीं है ना वाले। अभी इन मतलब ये तो बहुत प्रचलित उनमें से हैं, नेताओं में से हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम भविष्य वक्ता हैं और ना हम भविष्य वक्ता बनना चाहते हैं। कभी ये नहीं कहा कि हमको क्या दिखता क्या नहीं दिखता। अच्छा, हमने कभी ये दावा नहीं किया है कि हम कुछ बता सकते। मैं तेरा दोगला पन्ना उतारता हूँ। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो। हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। ये भी मुझे बहुत पसंद है। और इनका ये पूरी ज़िंदगी किसी कोई इंटरव्यू में ये इस क्वेश्चन उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और उन्होंने ना इसका लिए जो जवाब तैयार किया है वो जवाब मैं बता दूँ, क्योंकि अब जब भी जहाँ कहीं भी ये जाते हैं तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। अभी आपकी अदालत में भी गए थे तो वहाँ पे भी उनसे ये सवाल पूछा गया। तो उन्होंने उसका जो जवाब या लूपहोल कह लीजिए वो निकाला है, वो क्या है कि भई देखो कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी।
लेकिन जो प्रारब्ध होता है वो नहीं हो सकता, मतलब कि वो बदला नहीं जा सकता, मतलब बदला नहीं जा सकता, तो फिर मतलब ये साफ पता चल पा रही हैं चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, ब्लैक एंड व्हाइट के तरीके से, लेकिन ठीक है, हम केवल पॉइंट आउट कर सकते हैं इस चीज को, और क्या करेंगे। गरीब लोग, हम लोग दाल चावल खाने वाले, हम क्या कर सकते हैं? आइए नेक्स्ट पे चलेंगे। तो यही वो जगह है, ये है ओशो ट्री, जहां पर भगवान श्री ओशो रजनीश को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उन्होंने सत्य को जाना। वृक्ष तक जाने की अनुमति तो किसी को नहीं है, लेकिन आप कुछ दूर से इसे देख सकते हैं। जिस जगह आचार्य रजनीश ध्यान किया करते थे, उस जगह अरे जब वो पीआर करना होता है तब अलाउड होता है केवल केवल, फोटो उसके बाद सेशन हो रहा है वहां तो। नॉर्मल लोगों को अलाउड नहीं है। पढ़ करके थोड़ी, उन्हें दुनिया जहान की चीजें खा गए, जो भी उनको मिला वो खा गए, और अपने समय के अनुसार, मतलब समय के अनुसार क्या, मतलब कि मैं साइंस की नजर से बोल रहा हूँ, जो उन्होंने साइंस की कुछ कुछ गलत बातें बोली उसको दरकिनार, विच इज 0.1%, लेकिन आप देखें 99% ही इज गोल्ड, मतलब हर धर्म को गिरेबान पकड़ पकड़ के तमाचे मारे हैं उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा, इतना बुरा लपेटते थे कि जो मतलब मजा ही, मतलब वो बोलते हैं स्टैंड अप कॉमेडी फेल है बिल्कुल। उनके स्टेटमेंट्स के आगे। लेकिन वही वाली बात, दो चीजें देखें, पहला कि उनके जो करने या कहने कहा था उन्होंने, वही वाली बात जो ऑलमोस्ट हर धर्म में यूनानिमस है, जो बंदा बोल करके गया है ना, उसको छोड़ करके उस बंदे के पीछे पड़ गए। केवल और केवल, और बोल करके गया बंदा है, इससे अच्छा क्या होगा। वो व्यक्ति जैसा, जैसे कि दाढ़ी वाला जो है, कि मोहम्मद साहब ऐसे दिखते थे, तो मोहम्मद के साथ साहब जैसे दिखते थे वैसे एक वो आपने बताया था ना पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे, नसीरुद्दीन शाह की मूवी है खुदा के लिए। खुदा के लिए का जो आखिरी सीन चल रहा होता है, उसके अंदर में बोलते हैं कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। कि मोहम्मद साहब जैसे दिखते थे, तो इंसान, जब व्यक्ति अपने प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचता है, तो वो वैसा हो जाना चाहता है जैसा उसका जिसको वो चाहता है वैसा हो जाता है। चाहे वो वाला जो हो, मीरा का के राम बने हैं राधिका, राधिका बन गए श्याम, के अंतर नहीं रहता मेरे और उसके अंदर में, देयर इज नो, क्योंकि जब तक आई है, ये भी ओशो की लाइन थी, कल परसों ही मैंने सुनी, बहुत बढ़िया लगी मुझे। बोले कि किसी को एनलाइटनमेंट जैसी चीज नहीं मिल सकती, क्योंकि किसी को एनलाइटनमेंट मिलने का मतलब है कि जब हम कह रहे हैं कि उसमें कि मुझे एनलाइटनमेंट, कि आई एम एनलाइटेंड, है ना, और इसके अंदर में अगर एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज है भी, उसके एट्रीब्यूट में ये होगा ही होगा कि जब आप मैं को खत्म कर देंगे, जब ईगो शून्य हो जाएगी, तभी वैसी सी कोई चीज एग्जिस्ट होने में आएगी। और जब मैं ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट कहां से जाएगा कि मैं आई एम एनलाइटेंड। तो कितनी मतलब थप्पड़ वाली बात गहरी बात कही है। वो, है ना, ट्रू, कितनी बेहतरीन वाली सही बात बात कही। है। तो वो वही होता है कि जब आप किसी के जैसे, फिर उसके रंग में रंग जाते हैं, बेसिकली वैसे हो जाते हैं आप में, और उसमें अंतर नहीं रह जाता। आप जो दृष्टि अलग अलग लोगों ने क्या नाम है, देखो उन्होंने जो हमारे जिद्दू कृष्णमूर्ति, उन्होंने इसको ऐसे बोल दिया कि ऑब्जर्वर खत्म हो जाता है, या तो ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करेगी या ऑब्जर्वर एग्जिस्ट करेगा, या फिर ये ईगो खत्म हो जाती है, या फिर मिहाई चिक्से ने कह दिया कि फ्लो की स्टेट आ जाती है, कि आप अपने आप को भूल जाते हैं। आइदर आर्टिस्ट विल एग्जिस्ट और आर्ट विल एग्जिस्ट, कि क्रिएशन या तो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जब तक आप खो नहीं जाते तब तक वो चीज आ नहीं सकती, वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से सेम बात तक पहुंचने की कोशिश की है, मेरे को ऐसा लगता है। तो उसके अंदर में जो ये बात इंक्लूडेड है कि फिर आप में और उसमें अंतर नहीं रह जाता है, तो आप वैसा सा हो जाना चाहते हैं। आप अपने जैसा जो डेइटी है आपका, वैसे से हो जाना चाहते हैं, चाहे वो आप प्रेम संबंध में हो, चाहे वो आप उसमें हो, चाहे डेइटी और उसके संबंध में हो। तो उसमें यही हुआ कि जो एटायर है वो मोहम्मद साहब का था, तो वो वैसा हो जाना चाहता है व्यक्ति प्रेम की पराकाष्ठा पे। ये दलील थी नसीरुद्दीन शाह की खुदा के लिए वाली मूवी के अंदर में। और वही बात यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो वो व्यक्ति उसका जो ओशो के भाई आजकल इंटरव्यू दिए घूम रहे हैं, वो बिल्कुल वही अटायर। अब वो दो तरीके से होता है, एक कि आप
सिग्नलिंग के लिए वो अटायर ले लिया है ना, या फिर आप हो गए। और मैं इस बात की संभावना बेहद कम है कि जब आप होंगे वैसे तो वो बाहरी रूप से थोड़ी होंगे, वो यहाँ से होंगे ना वैसे, अगर होंगे भी तो वो वही है कि हम वो जो पाथ है वो नहीं लेना है, मतलब कि वो जो पूरी दुनिया की अलग अलग तरीके की चीजें खा जाना है, सारे रिलीजन की किताबें खा जानी है, सारी फिलोसफी की किताबें खा जानी है, तब जाकर के वो व्यक्ति अपने डिस्कोर्सेज में ऐसे धड़ल्ले से वो नाम ले दिया करते थे, चाहे वो खलील जिब्रान से लेकर के और इधर पूरा ईस्टर्न फिलोसफीज जितनी भी सबके नाम ले रखे उन्होंने, जू का है ना। तो वही लगता है मुझे कि बस ठीक है, उन्होंने उनका एक डिस्कोर्स मैंने सुना है ओशो का, उन्होंने बोला था कि ये मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन देख लेना मानेंगे नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद ऐसा कुछ मत करना, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तो मानेंगे नहीं। अपने अपने जिंदा रहते हुए भी उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बोला था कि मुझे भगवान भगवान मत बोलो, मेरी तस्वीर भी न लगाओ। तो ये सब बोला हुआ है कि जब एक बार इवॉल्व हो रहे हैं ना आप इवॉल्व हो रहे हैं। जब शुरू में आप स्टार्ट किया आपने, आप लेक्चरर थे, धीरे धीरे आप रेबेलियन बने, फिर धीरे धीरे आपको और ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर आप थोड़े शांत हो गए, फिर आपने मौन व्रत धारण कर लिया। फिर जब आप एक बार आपको लगा कि अब बोलना चाहिए तो मौन व्रत तोड़ दिया। फिर अब आपको लगा कि अब ज्यादा हो रहा है, लोग भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं, तो अब भगवान नहीं बोलने का मुझे, ठीक है। तो ये इवॉल्व होना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये मैं अपने वीडियो में मैंने ये बोला था कि इवॉल्व हुए हैं बहुत कम लोग अपनी अपनी फिलोसफीज में, और अपने अपने उसके साथ, मतलब कि भाई अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक तरह की फिलोसफी जी, वो बात करी और वापस उसी तरह से मर गए। तो इवॉल्व होना भी एक बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को जानना, और वही एनलाइटमेंट है मेरे हिसाब से तो, कि भाई मैं जान रहा हूँ, मैं जान गया हूँ, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, जो करना है करो। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। और ये भी है कि सब लोग पीपल कंटेन मल्टीट्यूड, कि भाई आप डॉक्टर के पास जाकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होना ही पूछेंगे, और वैसे ही उसी पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी पे किसी बाबा के पास वजन कैसे कम किया जाए, प्रोटीन कैसे बढ़ाया जाए नहीं पूछेंगे। लोगों की एक्सपर्टीज है भाई, तो उन सभी लोगों से एक हमारे यहाँ क्या है ना कि इनफैलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कि जैसे किताब है तो ये कुछ भी हो जाए, ये किताब गलत नहीं हो सकती, और ये हम एक्सटेंड कर देते हैं अपने जो हम जिनको बड़ा मानते हैं हमारे बाबाओं पे, कि कुछ भी हो जाए बाबा गलत नहीं हो सकते, उन्होंने जो वो बोल दे। और सेम इसका एक्सटेंशन फैंडम पे भी जाता है कि लोग जब फैन हो जाते हैं किसी फिल्म स्टार के और किसी के, फिर वो अंधे तरीके से उन लोगों को सपोर्ट करना भी चालू कर देते हैं कि ये गलत नहीं हो सकते, तुम गलत हो। तो ये वाली जो चीज है, उससे भी आपको बच करके रहना है कि भाई भले से ओशो की बातें आपको झकझोरने पे मजबूर कर देंगी, लेकिन भाई आप सभी चीजों में नहीं ले सकते, वरना फिर बचेगा ही क्या। आप बस उस व्यक्ति की बात उठाई, अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट करे लिए घूम रहे हैं। वो समय अलग था, साइंस उतनी आगे नहीं थी, अभी आपके पास नए विचार, नए लोग, नए कॉन्सेप्ट, कितनी सारी चीजें नहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप नए सबूतों की रोशनी में वहां से जो मिल जाए अच्छा ले लो, लेकिन वही है कि अगर आप किसी के भी पीछे अगर अंधे बनेंगे तो फिर वो आपकी ही जर्नी को मैक्सिमम एफिशिएंट वाले पाथ पे जाने से रोकेगा, बस और कुछ नहीं। मतलब इसमें कोई मुझे अच्छा बुरा वाली बात नहीं मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि जब एज अ सोसाइटी हम लोग ये समझ लेंगे ना, एज अ सोसाइटी हम लोग तो कुछ 4-5 लोगों के समझने से नहीं होगा, एज अ सोसाइटी जब हम समझ लेंगे कि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान गलत भी हो सकता है, मतलब अलग अलग प्रपोर्शन में गलत भी हो सकता है, हम सब भी गलत हैं, हमको पता है। तो जब हम समझ लेंगे ना कोई इंसान गलत भी हो सकता है, तो वहां से आई थिंक एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा, जो अभी बहुत जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि हम ये आपको याद हो कि क्या नाम है, हरारी भाई साहब के एक इंटरव्यू में ये एग्जैक्ट लाइन है कि इतिहास में हमेशा जब भी लोगों ने मुंह खोला और जो टिपिकल रिलीजन बने, उनके मुंह से हमेशा ये निकला कि हमें सब पता है। फिर कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों ने कहा व्हाट इफ हमको सब कुछ नहीं पता हो, और यही लोग वैज्ञानिक बने, क्योंकि ये बात एक्सेप्ट कर पाना कि शायद हमें सारी चीजें नहीं पता है, वही उस पर्टिकुलर वो दरवाजा खुला था इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। पर अब तो हम एक स्टेप आगे पहुंच गए हैं, अब हम ये नहीं बोल रहे हैं, अब जो ऊपर पहुंच गए हैं ना पेडेस्टल पर, वो लोग नहीं बोल रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है। जो उनके भक्त लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं इन्हें सब कुछ पता है, इनको मानो, ये गलत नहीं हो सकते। वो कह रहे हैं वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं।
प्रेमानंद महाराज वाले में यही चल रहा है ना, अभी जो वो चल रहा है, वो प्रेमानंद महाराज ने कभी नहीं बोला कि भाई आओ हमसे हाँ। शास्त्र, वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चला हुआ है, भक्ति मार्ग से अपनी जो भी प्राप्ति वो करना चाह रहे हैं प्रेमानंद महाराज कर रहे हैं। अब ये आए रामा भद्राचार्य महाराज, क्या नाम है, यही नाम है उनका, राम भद्राचार्य जी। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला आओ हमसे, वो तो बच्चे की तरह है मेरे, वो तो सब कोई चमत्कार नहीं होता। अरे चमत्कार तो प्रेमानंद महाराज ने बोला भी नहीं कि मैं देखो मैं बगैर किडनी के जिंदा हूँ, मैं इतना चमत्कार, जबकि एग्जैक्ट ऑपोजिट है। क्योंकि याद है हमने पहले जिक्र किया था, ये भी हरारी भाई साहब की लाइन है कि अभी के जितने भी बाबा आपको या जितने भी रिलीजन के बोलने वाले लोग मिलेंगे, उनकी बातों में पहले के मुकाबले बहुत मेलोनेस आ गई है। वो सब लॉजिक के जरिए आप तक पहुंचना चाहते हैं, विच इन इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन सोसाइटी। और प्रेमानंद महाराज के एक्सेप्टेंस का सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल यही है कि उन्होंने बोला कि भैया हम जाते हैं डायलिसिस के लिए, कोई आ जाए, कोई बाबा आ जाए कह दे छू, तो हम देख लेंगे उसको। और एक और चीज मुझे बहुत ज्यादा अचंभित किया उस चीज ने, जब उन्होंने बोला, जब उन्होंने किसी ने पूछा कि गे और मतलब जो LGBTQ वाले बात पर उन्होंने उसका समर्थन किया कि जो इंसान है वो अलग हो सकता है, उसको उसी तरह से उसको एक्सेप्ट करो। तो ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा अचंभित करने वाली थी, क्योंकि धर्मगुरु जो होता है ना, दुनिया में सारे धर्मगुरु जो है ना, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मर जाएगा पर एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ गे और बाइसेक्सुअल जो लेस्बियन जो लोग होते हैं वो बीमारी है, वो कहेंगे बीमारी है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज मुझे काफी वेलकमिंग लगी उसमें। वेटिकन के जो पोप हैं वही तो जो लेटेस्ट वाले थे, उन्हीं ने तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस लाई इसके लिए कि आप ओके, मतलब इट्स कि सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मारने की भी जरूरत नहीं है उनको, जैसे इट इज एक्सेप्टेबल। हाँ, एटलीस्ट एक्सेप्टेबल है, यही बोल दो यार। जैसे भारतीय संविधान में जो अभी हुआ, वो क्या हुआ है, वो ये नहीं बोला कि तुम्हारी गे की शादी करा देंगे, उन्होंने बोला है कि वी आर डिक्लेयरिंग इट डिक्रिमिनलाइज्ड एक्टिविटी। कोई व्यक्ति अपने घर के 2 कमरों में जो कर रहा है, पहले जब लोग उनको फिशिंग कर करके बुला करके उनसे पैसे ऐंठा करते थे, वो एटलीस्ट बंद हो जाएगा, और उसको आने में भी बहुत लंबा समय लग गया। लेकिन ये बोल देना भी मतलब कि इसी बात का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से चाहे हर डोमेन में, और खास करके रिलीजियस ऑरेटर्स जितने भी हैं जो बोलते हैं, स्पोक्समैन कह लीजिए आप, तो उनमें आपको ये मेलोनेस नजर आएगी। और जो थोड़े ज्यादा मेलो होते हैं, आप देखें कि उनकी पॉपुलैरिटी भी उतनी ज्यादा है, और प्रेमानंद महाराज इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, उनकी मेलोनेस। बट हैविंग सेड दैट, फिर वही वाली बात आ जाती है कि ही इज लाइक डूइंग गुड, बट उनकी भी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो 100% सत्य नहीं है। वो खुद भी ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी हर बात 100% सत्य नहीं है। तो वहां पर भी वही पैमाना आपको लगाना पड़ेगा, सेम चीज, वरना हम फिर से वही मिस्टेक कर बैठेंगे कि हम बोलेंगे कि जो महाराज ने बोल दिया वो सब सही है। वो भी वही हो रहा है, उन्होंने कभी नहीं बोला होगा कि, और ये ज्यादातर होता है, ये ज्यादातर चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे आज कोई और हो, ये ऊपर वाली जो लेयर है वो जो एक्सेप्टेड है कंपैरेटिवली मोर, उनमें से शायद वो बयान नहीं आ रहा है, जितने कि ये हमेशा चाहे पार्टी हो उसमें से ये जो छुटपैये ये जो फॉलोअर है ना, ये जो अभी कल ही हुआ कल ही रात को लाइव कर रहा था, तब मैंने ये वीडियो चलाया था, उसमें एक बंदे ने वीडियो बनाई, उसने दोनों को कुछ नहीं कहा, राम भद्राचार्य महाराज को कुछ नहीं कहा, प्रेमानंद महाराज को कुछ नहीं कहा, उसने सीधे गालियां दे दी उसको, इंटरव्यूअर को, कह रहा इसने ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहा है जिससे कि समाज में वो दरारें पैदा हों, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, अगर आंसर आ भी रहा है तो क्यों दिखा क्यों रहा है। लिटरली आई एम नॉट इवन लाइक, रुक जाओ, मतलब कि मजा नहीं आएगा जब तक लोग देखेंगे नहीं इसको, वीडियो फाइल लगाओ बस 1 सेकंड लगेगी, ये रहा, आप जरा देखो इसका आनंद लो। मैं इतना हंसा ना इस चीज को सुन करके, मैं कहा मजा ही आ गया। ये हुई बात। दोस्तों, आजकल एक पत्रकार शुभांकर मिश्रा अपने पॉडकास्ट में कुछ ऐसे सवाल पूछता है जो एक मकसद से हो। जैसे पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज से एक उसने ऐसा सवाल पूछा संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में। वो प्रश्न ऐसा था कि अगर उसका उत्तर वो देते हैं तो जरूर एक विवाद खड़ा होगा। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है। और आप ऐसा प्रश्न पूछते ही क्यों हैं जिसको मतलब कि समाज में उसका विवाद खड़ा हो सके। आपको TRP कमाने के लिए संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का नाम
नाम लेने की जरूरत पड़ती है बारंबार। मतलब किसी से आप पॉडकास्ट करते हैं तो आप ये पता है आपको कि महाराज जी के द्वारा आपको टीआरपी मिलेगी, तो सबसे पहले आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार किसको कहते हैं? पूज्य श्री देवरा बाबा जी महाराज चमत्कार करते थे। वृंदावन में संत हुए श्री पागल बाबा जी महाराज, वो चमत्कारी थे, चमत्कार करते थे। उनके बारे में कोई बोलो कि चमत्कारी नहीं थे। कोई अच्छा जवाब देता है तो कोई गलत जवाब देता है। अगर वो गलत जवाब देता है तो आप उसको काट सकते हैं। आप उसको काटते नहीं है, बल्कि आप समाज में ये दिखाते हैं कि कैसे ना कैसे करके वो ऐसा आपका मकसद पूरा हो जिसमें समाज में लड़ाई झगड़ा या विवाद खड़ा हो सके। ये धर्म नहीं अधर्म है। ऐसी एक दो पॉडकास्ट में हमने ऐसा सुना है जो हमें मतलब कि बिल्कुल पच नहीं सकता वो चीज। हम वृंदावन में जन्मे हैं, उसके साथ हमें बहुत दुख होता है जब आप हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में ऐसा वक्तव्य किसी संत के द्वारा निकलवाते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बोला है, ये कमीना गन पॉइंट पे निकाला उन्होंने। निकाली है ये बात, क्योंकि व्यक्ति को मतलब ये अपने आप में व्यक्ति को यही बातें तो सोचने पे मजबूर करती हैं। जब आप ही जिन लोगों को मानते हैं वही लोग जब डाइकोटोमी में खड़े हो जाएं, जब वो लोग एक दूसरे से एग्री ना कर रहे हों, तो ये जो नीचे वाला बंदा है ना, इसका विश्वास हिलता है सबसे पहले और ये बौरा जाता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं तो दोनों को मानता हूँ। ये तो दोनों ही भगवा पहन करके खड़े हैं, मैं किसको कॉग्निटिव मानूं? डिसोनेंस हो गया सीधे साहब। तो वो हिल होता है गई ना दिमाग की कि सारे। मम्मी को अगर गुस्सा आ रहा हो तो फिर जो पास में खड़ा होता है उसके थप्पड़ लग जाता है, चाहे गलती किसी की भी हो। तो ये क्या हुआ कि ये बीच में जो मिश्रा जी खड़े थे, वो जो इंटरव्यू ले रहे थे, उनके धर दिया कि इन दोनों को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अबे क्या है ना? पूछ रहा है? ये गलत आदमी है ये, जिसने ऐसा सवाल करा। और ये मेरे को लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा मैसेजिंग जाएगा कि इसी में मतलब कि लोग ना, क्या होता है ना, हम जो जहाँ रह रहे होते हैं ना, जिस विसिनिटी में रह रहे होते हैं, उसको द ट्रू वर्जन ऑफ सनातन मानते हैं। और ये खास करके ये नॉर्थ इंडिया में जो काऊ बेल्ट है वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में भी है, पुणे में भी है, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया के अंदर में आपको सनातन के वो वर्जन्स मिलेंगे जो आप हमारा मतलब कि अगर इधर काऊ बेल्ट वाले को दिखा दिया जाए या बता दिया जाए तो अपना माथा पकड़ ले। वो ये नहीं समझ पाता है, उसको लगता है नहीं That नहीं is true. वो बी आर बट ये इनकी भी चोपड़ा मजबूरी है ना, क्या करें? क्या ये नहीं कर सकते ना, ये सोच नहीं सकते, तो उनको किसी ना किसी को तो गरियाना पड़ेगा, कराना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। तो सॉफ्ट टारगेट। अब शिवांकर ये भाई ये वीडियो देखकर भी कोई बोल सकता है कि तुम दोनों को क्या जरूरत पड़ रही है ऐसी बातें करने नहीं की। नहीं, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ कि ये अहम है कि जो सबसे ज्यादा ये तो भाई मैं एक और बात बताता हूँ। जब आप किसी भी अ, आपके घर पे कोई अगर कोई रिपोर्टर आता है और आपसे पूछता है कि भाई आपको क्या लगता है कि कोई भी चीज, कोई भी ऐसा वर्जन जैसे कि कास्ट वगैरह को लेकर के आप लोग ज्यादातर, और हुआ भी है इंटरव्यू जब सीपी के अंदर में लोग माइक लेकर के पूछ रहे हैं कि हाँ आजकल तो नहीं होती है कास्ट वास्ट, पहले होती थी, तो लोग कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ, पहले होती थी, पहले, अब कहाँ होती है, अब तो नहीं होती, अब तो कुछ नहीं होता है। और क्यों? क्योंकि जब भी आपके सामने कोई माइक रखेगा, आपको पता चल रहा है कि यू आर बीइंग रिकॉर्डेड, तब आप वो नहीं आप आंसर देते हैं जो आप सच में मानते हैं, आप वो देने की कोशिश करेंगे विच इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, क्योंकि आप ग्रुपिज्म दिखाना चाहते हैं, वरना आपको अलग से देखा जाएगा, वो आप नहीं चाहेंगे। सेम गोज फॉर न्यूज, कि न्यूज़ के अंदर में भी इंसेंटिव ड्रिवन है कि कौन सा टॉपिक लिया जाएगा। जैसे कि भारत के अंदर में 2000 में ये रहा डेटा, ये देखें आप कि मैं किताब पढ़ रहा था अभी टीबी के ऊपर में, तो टीबी में आप देखें कि केवल इस संसार में 3 साल ऐसे रहे 2020, 21, 22 जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें अगर किसी डिजीज़ की वजह से हुई हैं तो वो कोविड की वजह से हुई थी। 20 में 19 लाख, 21 में 35 लाख और 22 में 11 लाख। इसके पहले 5000 साल, कितने बोल रहा हूँ? 5000 साल पहले, और इसके बाद एक ही डिजीज है जो राज कर रही है, एंड दैट इज टीबी। और उससे बुरी बात क्या है कि 1950 में टीबी का इलाज आ गया था, उसके बाद से ये एक ऐसी डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली डिजीज है, हमारे पास दवाइयां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो 2023 में फिर से वापस टीबी 12.5 लाख वापस आ गया विश्व में, 12.5। मतलब आप सोचो कि जो डिजीज, जो हम बौरा गए थे, हमने दुनिया बंद कर दी थी उन 3 सालों के अंदर में, लगभग उससे तो थोड़ी सी कम डेथ्स हो रही हैं हर साल। और लोगों को पूछोगे ना कि सबसे बुरी चीज क्या चल रही है मार्केट के अंदर में, तो बता नहीं पाएंगे। तो
तो पॉइंट क्या मैं रेज करना चाह रहा हूँ कि पॉइंट ये है कि मीडिया हाउसेस, न तो मीडिया हाउसेस से, न तो न्यूज से, न तो इंस्टाग्राम से आपको असल चीज मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये सब इंसेंटिव ड्रिवन है। ये सब के सब आपके अटेंशन के लिए बने हुए मीडिया सोर्सेज हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कहाँ से जाएँगे, क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, बस ये फ़ील कर पाना कि जो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो आउटलायर केसेज़ होते हैं। जो चीज़ जो रोज़ाना होता है ना, वो डेटा बन जाता है, उसके पे कोई बात नहीं करेगा। डेली करेंगे डेली, जबकि किसी भी व्यक्ति से आप माइक लेके पूछ लो कि भाई आज ना कितने हो गए, 12.5 लाख लोग हो गए, हर महीने 1 लाख लोग मर रहे हैं, है ना? महीने में 1 लाख लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? 12.5 लाख मरे हैं अगर 2023 में, अब तो और भी मर रहे होंगे। इस महीने 1 लाख लोग मरे, लेकिन फिर अगले महीने फिर 1 लाख लोग मर गए। आप बोलेंगे कि ये तो डेटा बनता जा रहा है, और डेटा जब बनता जाता है ना, उसपे कोई उसमें मज़ा नहीं रहता है। केवल और केवल इसलिए जो सिंगल केस होते हैं ना, क्योंकि ह्यूमन्स ज़्यादा नंबर को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए वैसे भी नहीं बना है। इसलिए जो 2 बंदों की जब लड़ाई होती है, 1 व्यक्ति का जब कत्ल होता है, वो चीज़ें हमेशा ज़्यादा हाइलाइट होंगी, और ये बात फ़ील कर पाना कि हम जो भी देख रहे हैं, जो भी कंज़्यूम कर रहे हैं, वो सब आउटलायर केसेज़ हैं। वो ज़्यादा इम्पैक्ट वाली चीज़ें हैं ही नहीं। ज़्यादा इम्पैक्ट वाली चीज़ें जहाँ हो सकती हैं, वो डेटा है। वो रोज़ाना जो रोड एक्सीडेंट का जो डेटा है, वो है। रोज़ाना जो सुसाइड का डेटा है, वो है। रोज़ाना जो टीबी का डेटा है, वो है, और उसपे हम नहीं, नहीं पर सुनेंगे। टीबी सिंपल सी बात है आखिरी बार याद कि है कभी टीबी पे कोई डिबेट? कभी नहीं याद होगी, है कि नहीं टीबी होगी, पे डिबेट? नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि डेटा इज़ ड्राई, डेटा इज़ ऑलवेज़ ड्राई। ये थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में भी तो वही बोलते हैं कि डेटा इज़ ड्राई, एमआईटी स्टोरीज़ वाला। आर पर्सनल। तो एक बंदे की स्टोरी कि भाई उसको गेम खेलते-खेलते उसकी आँखें फूट गईं, वो आपको ज़्यादा ज़्यादा मैं स्पेसिफिक केस को बता देता हूँ। ये था छुएँगी, उसके अंदर से, एमआईटी के बल्कि अंदर में वो लोग चंदा हज़ारों इकट्ठा लोग करते थे। जो गेम खेलकर अपना दिमाग तेज़ कर रहे हैं, वो आपको नहीं करेगी, छुएगी दिल को। तो वो चीज़ है, वो तो नहीं, मैं हमेशा तो होगा। आपको स्पेसिफिक इसी बुक का स्पेसिफिक केस ये था, अगर आपको याद आ रहा हो, कि एमआईटी के अंदर में क्या करा था कि उन्होंने चंदा इकट्ठा कर रहे थे। किसके लिए इकट्ठा कर रहे थे? क्या नाम है, अफ्रीकन वगैरह के अंदर के लिए, कि उन्होंने दिखाया हुँ, कि यहाँ पर पीने का साफ पानी भी नहीं है, यहाँ पर हमें ये भी क्या नाम है, इतने लोग को पीने का पानी भी नहीं मिलता है, आप चंदा दे दो $1 $2। कब राइट। ये दिया, वर्सेस उन्होंने एक लड़की की फोटो लगा दी कि भैया ये लड़की है, इसका ये नाम है, अगर इसको पानी नहीं मिला या इसको खाना नहीं मिला या न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो ये इतने दिन में मर जाएगी। ये इस पे ड्रास्टिकली डिफरेंट चंदा आया एज़ कम्पेयर टू जब आप डेटा दिखा रहे थे। डेटा में अकाउंटेबिलिटी वो हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर 1 टू 1 का रिलेशनशिप सा बन जाता है, तो व्यक्ति निकाल लेता है पैसा फिर भी। इसीलिए बहुत कम लोग मैथ में बहुत स्मार्ट होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में, डेटा एनालिसिस में बहुत कम लोग स्मार्ट होते हैं। पर स्टोरीज़ तो हर कोई बना सकता है, सुन भी सकता हाँ, है। हम इवॉल्व भी तो उसके लिए हुए हैं ना, मतलब कि ये कोई मतलब ठीक है, आई एक्सेप्ट, बट लेकिन यही तो हुआ ना इवोल्यूशन में, कभी हम 3515 केलों को नहीं ढूँढ रहे थे। ये सेम एग्ज़ाम्पल सेपियंस का है ना, लेकिन 3 केले वर्सेस 6 केले हम डिफरेंस पता लगा सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको बोलूँ कि सोचो कि 73 केले वर्सेस 35 केले, तो आप नहीं सोच पाएँगे, आपको ढेर ही नज़र आएगा, क्योंकि इवोल्यूशन में कभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इतना ज़रूरत सटीक नहीं पड़ी। वगैरह होने की। तो ठीक है, चलता है। 10 हाँ, उँगलियाँ हैं ना, 10 तक काउंट कर सकते हैं, उसके बाद दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ। सिंपल। तो यस, अब मेरे ख्याल से आज की बकैती को यहीं पर विराम देंगे हम, और जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं निभाइए, नीचे हैं सारे के सारे बटन। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर और हम दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। बाय बाय। बाय-बाय।